जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? लें जनाब, वो बात सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर हमने मुज़ाकरात करने हैं तो आर्मी चीफ और DGI से करनी है। और ये किसने कहा, क्यों कहा और क्या ये पार्टी की पॉलिसी है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मरियम नवाज साहबा ने पुलिस के साथ साथ एलीट फोर्स की वर्दी भी सिलवा ली। कितनी वर्दियाँ सिलवाएंगी ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां शहबाज शरीफ साहब को फारग करने का फैसला कर लिया। कहां से फारग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या होगा, ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ इसी वीलॉग में बताएंगे। अगर आपको पंजाबी फिल्में देखने का शौक था तो यकीनन फिर आप मजहर शाह के नाम से वाकिफ होंगे। मजहर शाह एक करैक्टर होते थे, एक एक्टर होते थे जिन्होंने शुरू में बड़क मारनी शुरू की थी। यानी पंजाबी फिल्मों के अंदर एक बड़क मारी जाती है, ऐसे करके बाबा बाबा, इस टाइप की ना बड़कें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो आपने बड़क अगर कभी सुनी हो या देखी हो मजहर शाह की, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि वो बड़क के मौजूद थे पंजाबी फिल्मों के अंदर। लिहाजा फिर एक वक्त ऐसा आया कि कोई भी फिल्म जो थी वो मजहर शाह की बड़क के बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। लिहाजा स्टोरी कुछ भी हो, कहानी कुछ भी हो, एक्टर कुछ भी हो, फिल्म किसी जगह बन रही हो, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ कॉमन होती थी और वो होती थी मजहर शाह की बड़क। और मजहर शाह जो था वो खड़े होके एक बार फिल्म के अंदर बाबा कर देता था और उसके बाद सारा हाल खड़ा होके उसी आहंग के साथ, उसी तर्ज के साथ बाबा करके और सब लोग तालियां बजा के, नारे लगा के उसके बाद बैठ जाते थे। फिर उसके बाद फिल्म देखते थे। तो मजहर शाह पॉपुलर बहुत हो गया बड़क की वजह से, लेकिन वो इतना वर्सटाइल एक्टर था, इतना शानदार एक्टर था कि सिर्फ उस बड़क की वजह से उसका सारा कैरियर ख़त्म हो गया। क्योंकि लोग उसके बाद उसे किसी और कैरेक्टर में देखने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। वो अगर बाप बनता था, वो अगर खामद बनता था, वो अगर पुलिस एहलकार बनता था, वो अगर फ़ौजी बनता था, वो अगर क्लर्क बनता था, वो सेठ बनता था, तो लोग उसे उस करैक्टर में बर्दाश्त ही नहीं करते थे। वो फिल्म फ्लॉप हो जाती थी। लोग उसे सिर्फ और सिर्फ बड़क शाह या बड़क के फॉर्म में देखना चाहते थे। और उसका नुकसान ये हुआ कि वो मजहर शाह जो इतना बड़ा एक्टर था, उसकी सारी अदाकारी सिर्फ एक बड़क तक महदूद होकर रह गई और अल्टीमेटली उसका पूरा कैरियर ख़त्म हो गया और उसके साथ साथ पंजाबी सिनेमा भी ख़त्म हो गया। ये याद रखें कि बाज़-ओ-क़ात आपकी कोई एक अदा, आपकी कोई हरकत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। जब वो पॉपुलर होती है तो इंसान को बड़ा मज़ा आता है। इंसान कहता है देखो जी, मैं जब दोबारा इस गेटअप में आया तो लोगों ने मुझे कितना पसंद किया। लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो इंसान के अंदर एक वर्सटाइल इंसान पड़ा होता है, एक वर्सटाइल इंसान छुपा होता है, जो उसके अंदर टैलेंट होता है वो सारा दब के रह जाता है और सिर्फ एक ही चीज़, एक ही पकौड़ा, एक ही समोसा, एक ही जलेबी या एक ही दाल जो है वो इतनी मशहूर हो जाती है कि बाकी सारे खाने नीचे चले जाते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है मियाँ जी और लाला मूसा के साथ है, तो मियाँ जी की दाल इतनी पॉपुलर हो गई है कि उनके बाकी सारे खाने जो हैं वो छोटे हो गए हैं, वो दब के रह गए और अब सिर्फ दाल बिक रही। अब दाल बेचना तो कोई कमाल नहीं है, उससे हो सकता है आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन आपकी शनाख्त क्या बन गई? अब आपकी शनाख्त एक रेस्टोरेंट ओनर की हैसियत से नहीं है, या आपकी जो शनाख्त है वो खानसामे की या कुक की हैसियत से नहीं है, या आपकी जो शनाख्त है वो एक बड़े एंटरप्रेन्योर के तौर पे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप मियाँ जी दाल वाले रह गए। तो सिर्फ दाल ने आपकी सारी सलाहियतों को डुबो दिया, उस सब को पोशीदा कर दिया और सिर्फ दाल ने आपके सारे कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया। अब सिर्फ दाल ही दाल हर तरफ नज़र आ रही है। तो मरियम नवाज साहबा भी एक गलती कर रहे हैं। वो गलती ये कर रही हैं कि उन्होंने एक बार पुलिस यूनिफॉर्म पहने और उसके बाद सोशल मीडिया और जो कन्वेंशनल मीडिया उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहबा छा गए। यानी कोई भी पेज आप खोलते थे तो उसके अंदर उनकी यूनिफॉर्म के साथ एक तस्वीर नज़र आती थी जिसमें उन्होंने यहाँ पे छड़ी दबाई हुई है और बाकायदा पुलिस एहलकार की शक्ल में वो लड़कियों के सामने, लड़कों के सामने और जो पुलिस एहलकार हैं उनके दरमियान खड़ी हैं। या एक जीप है, जीप के ऊपर खड़ी होकर वो सलामी ले रही हैं। तो उनको इतनी ज़्यादा पजीराई मिली, इतनी ज़्यादा उनकी वो पॉपुलैरिटी मिली सोशल मीडिया के ऊपर और वो इतनी देर तक ट्रेंडिंग में रही कि अब उन्होंने यही सोच लिया कि मुझे मजहर शाह बन जाना चाहिए और मुझे हर फिल्म के अंदर सिर्फ बड़क मारनी चाहिए। और उसी की एक्सटेंशन है कि अब उन्होंने एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म भी सिलवा ली है और अब जो एलीट फोर्स की पासिंग आउट होगी उसमें वो एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहन के वो वहाँ पे मैदान में जाएंगे और जो एलीट फोर्स के जवान हैं या ख़वातीन उनके दरमियान खड़े होकर वो सेल्फीज़ बनवाएंगी, तस्वीरें बनवाएंगी। तो ये चीज़ साबित करती है
कि मरियम नवाज साहबा भी उस ट्रैक पे निकल गई हैं जिसके अंदर उनके लिए नुकसान ही नुकसान है। उसका नुकसान ये है सबसे बड़ा कि लोग अब इनको सीरियस लेना बंद कर देंगे। इन्हें एक यूनिफॉर्म सीएम कहना शुरू कर देंगे, या पुलिस वाली सीएम कहना शुरू कर देंगे, या एलीट फोर्स वाली सीएम कहना शुरू कर देंगे, और इससे इनका नाम पड़ जाएगा। तो वो जो उनका एक सीरियस प्रोफाइल था कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर, पाकिस्तान की पहली खातून चीफ मिनिस्टर, वो छोटा हो जाएगा और इस साइड पे यूनिफॉर्म जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो मेरा फिर मशवरा है मरियम नवाज साहबा को कि ये गलती ना करें। आप ये जो आप सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर पॉपुलर रहने के लिए आप ये जो हरकत कर रही हैं, इसका अल्टीमेटली सियासी तौर पे आपको नुकसान होगा। आपको चाहिए कि आप ग्रेस के साथ काम करें और बेनज़ीर भुट्टो को कॉपी करें। अब देखें, वो खातून इस्लामी दुनिया की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर थी और उसने ग्रेस के साथ अपना टाइम गुजारा, और उनकी इस ग्रेस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर आज भी लोग उनको याद रखते हैं। और अगर वो भी इसी तरह यूनिफॉर्म पहन लेती, या झाड़ू लेके खड़ी हो जाती, या नर्स की यूनिफॉर्म पहन के नर्सों में खड़ी हो जाती, तो आज इतनी ग्रेस के साथ उनका जिक्र ना किया जाता। तो अपनी ग्रेस को नीचा ना होने दें, अपनी ग्रेस को छोटा ना होने दें, क्योंकि अगर एक बार चली गई तो फिर इसकी वापसी मुश्किल हो जाएगी। फिर आप लालू प्रसाद बन जाएंगे, जिसने बड़ा कमाल किया था, लेकिन इसके बावजूद लोग आज भी उसको सीरियस नहीं लेते। जबकि वो इतना बड़ा आदमी था कि उसने रेलवे को टर्न अराउंड कर दिया था, इंडियन रेलवे को, और जो उसने नई इकोनॉमी इवॉल्व की इंडिया के अंदर, उसकी वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बाकायदा उसके ऊपर रिसर्च हुई थी, इतना बड़ा थीसिस लिखा गया था। लेकिन उसकी जो हरकतें थी लालू प्रसाद की, उसकी वजह से वो एक नॉन सीरियस करैक्टर बन के रह गया। तो आप ये ना करें, क्योंकि 12 करोड़ लोगों के सूबे की आप चीफ मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान की पहली खातून चीफ मिनिस्टर हैं। अगर आप इस तरफ निकल गई तो फिर आप में और मदर शाह में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। फिर यूनिफॉर्म की वजह से आपकी सारी कारकर्दगी छोटी महसूस होने लगेगी। तो मेहरबानी करें, वापस अपने ट्रैक पे आएँ। लोग आपकी वैसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं कल भी अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि आप इस वक्त जो 4 चीफ मिनिस्टर हैं, उन सब में से लीडिंग पोजीशन में हैं, और आप कुछ ना कुछ करती हुई नज़र आ रही हैं, और ये जो चीज़ है ये बहुत पॉजिटिव है। तो आपको चाहिए कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, और जो वर्सटाइल एक्टिंग है या वर्सटाइल करैक्टर है आपका, आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि आप यूनिफॉर्म पहन के फिरती रहें। और अल्टीमेटली क्या होगा कि फिर आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी जो इस वक्त आपकी है। राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त चाइना के दौरे पे हैं, और ये दौरा जो उनका प्राइवेट दौरा है, और वो नया कारोबार सेटअप करना चाहते हैं यहाँ लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर। उनके कुछ इन्वेस्टर दोस्त हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का ज़ाहिर है पुराना बिजनेस डैमेज हो गया है, तो अब वो नए सिरे से अपने बिज़नेस को खड़ा करना चाहते हैं। तो इसलिए वो चाइना गए हुए हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर नए यूनिट्स लगाएंगे। अब वो यूनिट्स कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, ये तो सरदस्त नहीं पता, लेकिन सरदस्त वो यही कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बाकी वक्त बचता है, वो चाइना के जो मॉडल्स हैं उनको देख रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट के मॉडल्स को देख रहे हैं, जो ये पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तीसरा, वो ये चाहते हैं कि चाइनीज़ कंपनी आएँ और पंजाब में बैठ के काम करें, और उनकी जो साहबजादी चीफ मिनिस्टर हैं उनको सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। तो मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त चाइना के अंदर बैठ के ये कर रहे हैं। वहाँ से उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद उन्हें कहा कि आप फौरी तौर पे पार्टी के इजलास बुलाएं और वहाँ पे करारदाद पास करें कि मियां शहबाज शरीफ साहब से पार्टी की सदारत वापस लेके मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी का सदर बनाया जाए, और उन्हें फिर ये पूरा इख्तियार दिया जाए कि वो पार्टी को इवॉल्व करें, पार्टी को डेवलप करें, पार्टी में नए लोगों को शामिल करें, और पार्टी की परवरिश बाकायदा करें जैसे एक बड़े लीडर की तरह की जाती है। तो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लाहौर में इजलास हुआ, और उस इजलास में एक करारदाद पास हुई कि मियां शहबाज शरीफ साहब से सदारत वापस लेकर मियां नवाज शरीफ साहब को दे दी जाए, और एहसन इकबाल साहब को सेक्रेटरी जनरल के पोजीशन से हटा के ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को सेक्रेटरी जनरल बनाया जाए, और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर नई तंजीम साजी करें, नया टैलेंट लेके आएँ, और जो पुराने नाराज़ लोग हैं उन सबको वापस ला के पार्टी का स्ट्रक्चर बड़ा करें। तो मैं इससे पहले भी ये इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि वो पार्टी की क़यादत अपने हाथ में रखेंगे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को फील ये हो रहा है कि पार्टी उनकी डिसमेंटल हो गई, ख़त्म हो गई, और अगर पार्टी नहीं रहेगी तो फिर ये इक़्तिदार जो है ये चंद दिनों का खेल है, उसके बाद फिर ये सड़क पे होंगे, और मुकम्मल तौर पे इनका जो सियासी किला है, जो सियासी असासा है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी की तरफ वापस आना चाहते हैं।
लेकिन उनकी वापसी से एक खदशा ये भी पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक नई इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट हो जाए। पहले 3 किस्म की इस्टेब्लिशमेंट है। एक इस्टेब्लिशमेंट वो है जो मुल्क के अंदर इलेक्शन भी करवा रही है, जो मुल्क को चला भी रही है, जो सियासी जोड़ तोड़ के अंदर भी मसरूफ़ है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है, जो बाहर से सरमाया भी पाकिस्तान के अंदर ला रही है और जिसके हाथ में सारी तनाबें हैं और सारी लगामें हैं। और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और वो ज़ाहिर फ्रंट पे हैं और कुछ ना कुछ अख्तियारात उनके पास भी हैं और कुछ ना कुछ काम वो भी कर रहे हैं। और तीसरी इस्टेब्लिशमेंट मरीम नवाज साहब हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, 12 करोड़ लोगों के सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। और इसके साथ साथ अब अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो ये जो 2 इस्टेब्लिशमेंट हैं, एक मियाँ शहबाज शरीफ, दूसरी मरीम नवाज, तो ये उनके मतहत चली जाएंगे। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का डीएन है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ौज के साथ कंफर्टेबल नहीं रह सकते, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते। उनके अंदर एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट मियाँ नवाज शरीफ साहब छुपा हुआ है और वो किसी वक्त भी बाहर आ सकता है। और इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब के अंदर जो दूसरा नवाज शरीफ है वो तड़प रहा है, वो किसी वक्त भी बाहर आ जाएगा। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी, उनका डीएनए भी बिल्कुल सेम इसी तरह। वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रह के हम इस मुल्क को या अपनी पॉलिटिक्स को नहीं चला सकते। तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी जब तगड़ी हो, पार्टी की सदारत जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ में हो, तो साल 6 महीने बाद वो एक नया बहरान पैदा कर दें और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका मत्था लग जाए। और उसके बाद जब मत्था लग गया तो ना वफाक की गवर्नमेंट बचेगी, ना पंजाब की गवर्नमेंट बचेगी। और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब वही किरदार अदा कर रहे होंगे जो इस वक्त इमरान खान साहब कर रहे हों, और वो भी हकीकी आज़ादी की दौड़ शुरू कर देंगे। और दूसरी साइड पे इमरान खान साहब वापस आके वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बन जाएंगे। तो ये इम्कान भी है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद उन्हें पार्टी का सदर बनाया जा रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब उनके जनरल सेक्रेटरी होंगे और उसके बाद आप देखिएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तगड़े होते जाएंगे और इनके अंदर से एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ निकलेगा और वो फिर धम धमाधम मस्क अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर करेगा। वो ये कहेगा कि डिक्टेशन नहीं लेंगे और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाएगा, ये पार्टी अंदर और दूसरी पार्टी बाहर, और पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा होगा। उसी यू टर्न के ऊपर पाकिस्तान अपना स्टीयरिंग पकड़ के वहाँ खड़ा होगा। ये डेस्टिनी है पाकिस्तान की। शहरयार अफरीदी साहब ने कल एक टॉक शो में कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ और DGI के साथ मुज़ाकरात करेंगे। साथ उन्होंने कहा बड़ी जल्द ये मुलाकात हो जाएगी, बड़ी जल्दी ये मुज़ाकरात हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये हुकूमत खुद मोहताज है, ये तो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल की जाती है, ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है, फार्म 47 की वजह से गवर्नमेंट बनी है। अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं और मुस्तरदशुदा लोगों के साथ मुज़ाकरात करने की बात करने की क्या ज़रूरत है। अब इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि शहरयार अफरीदी साहब ने बड़ी ज़्यादती की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शहरयार अफरीदी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पहले लीडर हैं जिन्होंने मुकम्मल 100% सच बोला है और ओपनली सच बोला है। तो मैं पहले तो उन्हें सलाम पेश करता हूँ कि ये वो बात है जो हर लीडर कहना चाहता था पाकिस्तान में, लेकिन किसी के अंदर इतने गट्स नहीं थे कि वो खुल के ये बात करे, और शहरयार अफरीदी ने ये बात की। तो हमें पहले तो उन्हें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि उन्होंने सच बोला। अब अगली बात यह है कि ये एक ऐसा सच है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो बहर बड़ा ही नंगा सच है, और वो सच ये कह रहा है कि हमने मुज़ाकरा सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करने हैं। और ये ख्वाहिश सिर्फ शहरयार अफरीदी की नहीं है बल्कि इमरान खान साहब की भी है। इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि भाई जिनके साथ हमने मुज़ाकरात करने वो तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि तवील अरसे तक इमरान खान साहब फ़ोन अपने सरहाने रख के बैठे रहे हैं कि किसी न किसी वक्त ट्रुल की आवाज़ आएगी और फौरी तौर पर उनके साथ रब्ता हो जाएगा। बल्कि उन्होंने सदर आरफ अलवी साहब को भी दरम्यान में डाला था, लेकिन अलवी साहब भी वो फ़ोन नहीं करवा सके। तो ये एक ट्रेजेडी है। तो अब साबित हो गया कि जो शहरयार अफरीदी साहब कह रहे हैं वही पार्टी की पॉलिसी है, और ये जो हकीकी आज़ादी है उसका दावा सिर्फ इतना ही है कि आप हमसे बात कर लें, और अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर हम आपको जानवर भी कहेंगे, हम आपको मीर सादक और मीर जाफ़र भी कहेंगे, हम ये भी कहेंगे कि आपने अमेरिका के साथ मिलकर हमारी रजीम चेंज की थी, हम आपसे ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आप लोग कर रहे हैं, और आप ही हैं जो वोट चोरी करवाते हैं, आप ही है जो फार्म 47 की बुनियाद पे हुकूमत बनाते हैं, और आप ही की वजह से पाकिस्तान की इकानमी ख़राब है। तो हम ये कहते रहेंगे, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं या पार्टी कह रही है। और जिस दिन आपने
हमारा फ़ोन सुन लिया या हमें फ़ोन कर दिया या आप हमारे साथ बैठ के या आपने अपना कोई नुमाइंदा हमारे पास भिजवा दिया और उसने हमारी बात सुन ली, तो उसके बाद हम और आप एक पेज पे हैं। फिर ना हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, ना हमें मुकम्मल जमहूरियत चाहिए, फिर ना हमें रजीम चेंज से बचने का सर्टिफिकेट चाहिए, ना ही हमें कुछ और चाहिए। बस उसके बाद फिर हम आपके लिए काबिल कबूल हैं और आप हमारे लिए काबिल कबूल हैं। फिर यही DGISI होंगे जिनके साथ इमरान खान साहब गुडी गुडी करेंगे, और यही जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे कि जिनको ये मुहिब्बे वतन जनरल कहेंगे, जिनको जमहूरियत पसंद जनरल कहेंगे। मामला सिर्फ इतना ही है कि मुलाकात नहीं हो रही। बस जिस दिन मुलाकात हो जाएगी उस दिन नैरेटिव चेंज हो जाएगा। बात सिर्फ यही है, और हकीकी आज़ादी भी सिर्फ इतनी हद तक महदूद है। इमरान खान साहब की नज़र में हकीकी आज़ादी वो है कि ये जनरल के साथ बैठे हों, जनरल इनके साथ बैठे हों, ये उनको चाय पेश कर रहे हों, वो इनको बिस्किट पेश कर रहे हों। मामला सिर्फ यही है, और शहरयार अफरीदी ने बात दुरुस्त की है, लिहाजा मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आखिर में कहता हूँ अफरीदी साहब जिंदाबाद।